नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने के लिए विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर लंबे समय से तैनात अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन एवं 1064 पर आने वाली शिकायत ऑन को प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए। जो अधिकारी शिकायतों पर समाधान नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। उन पर कोई निर्णय नहीं लिया था पिछले 3 वर्षों में। हम बात कर रहे हैं यात्रा जो है आपने कहा कि भारत के लिए मतलब आस्था का विषय है। और पिछले साल भी आपने देखा होगा कि पिछले साल आपदा भी कुछ दिनों यात्रा बाधित थी, उसके बावजूद भी रिकॉर्ड तोड़ संख्या में तीर्थयात्री लेकर आए। तो आप देखते होंगे कि आजकल भी लगातार धामी जी भी और विभिन्न विभाग अपने फोटो वीडियो शेयर करें किस तरीके से बर्फ काट के रास्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि मौसम भी प्रतिकूल चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं वहां तक हों, हमारे जो तीर्थयात्री आएंगे उनके लिए इसकी व्यवस्था की जा रही है। रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से यात्रा को सुगम बनाया जाए और जो स्थानीय लोग उनके जो इंटरेस्ट है उसको सबसे ऊपर रखा जाए, क्योंकि असल में देखिए तीर्थयात्री तो आएंगे और जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है विकसित भारत का संकल्प, उसमें उत्तराखंड भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, अपने आप में अभूतपूर्व आयोजन था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसने 80,000 करोड़ की आज हमारी ग्राउंडिंग पर काम शुरू हो चुका है और G20 की बैठकें यहाँ पर आयोजित हुई। अनेक आपदाओं के समय में भी जिस कुशलता से राज्य के तंत्र ने काम किया है, देश के तंत्र के साथ मिलकर, अनेक लोगों ने उसकी पूरे देश भर में भी सराहना हुई है। अनेक ऐतिहासिक निर्णय और कानून बनाए हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे पूरे देश में यूसीसी सबसे पहले लागू करना हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगारोधी कानून बनाना हो। ऐसे सभी नवाचारों को या अभी सख्त भू सुधार की दिशा में भू कानून बनाना हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए लगाए गए बहुउद्देशीय शिविर का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने घोषणा की कि राज्य स्थापना वर्ष के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य के शहरों में देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क का निर्माण किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन एवं विकास के 3 साल के तहत में जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय एवं चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने की है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कार्यक्रम का आयोजन सोमनाथ मैदान सोमेश्वर में किया गया है। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सरकार के 3 साल सफलतापूर्वक पूरे होने के अवसर पर क्षेत्र और राज्य की जनता को बधाई दी है और कहा कि आपकी अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप वर्तमान सरकार राज्य के विकास को समर्पित है। अरे 1 मिनट चुप हो जाओ भाई। अरे चुप हो, हमें क्या पता है उत्सव के कैसे हम काम कर सकते हैं, काम का कैसे उत्सव है। शेष भी उत्तर प्रदेश का या फिर महाराष्ट्र का एक गुना ऐसा नाले यदि कहीं कोई कोर कसर रहती है तो उसको कैसे बहुउद्देशीय शिविर जो है आज सोमेश्वर विधानसभा में जिस सोमेश्वर फील्ड में भी आज आउट की गई। निश्चित रूप से हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत लोगों का विषय सड़क के संदर्भ में और लोगों का विषय पुल के संदर्भ में, लोगों का विषय जल जीवन मिशन के संदर्भ में यहाँ पर आया है और ये विषय सरकार के संदर्भ में भी इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने बयान में कहा कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल भारत के क्रांतिकारियों ने किया था। आजादी की लड़ाई में जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया।
और आज उन शब्दों को बीजेपी अवैध और बांटने वाले रूप में चित्रित कर रही है। पूर्व में प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने जिहाद शब्द को परिभाषित किया है और कहा कि जिहाद शब्द का अर्थ क्रांति, रेवोल्यूशन होता है। और बीजेपी की तरफ से लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के समय से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। ऐसा सुनो, अभी देखिए कांग्रेस की तो जो सोच है वो है ही मुस्लिम प्रस्त, आप कभी भी देख लेना। और इतिहास बताता है कि इस देश का विभाजन करने में, इस देश में चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये सब के सब देन जो है, आज ये विवाद की जड़ है, इसकी जड़ ही कांग्रेस है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब एक कांग्रेस के लोग जो अपने को सनातनी भी कहते हैं और बात हर समय दूसरे पक्ष की करते हैं। अभी उनके एक प्रवक्ता ने एक कहा कि क्रांतिकारी जो है, जिहाद जो है क्रांतिकारी शब्द है। उनको इतना पता नहीं है कि उनकी क्रांति कौन सी है। उनकी क्रांति हर समय जो जिनको वो काफिर कहते हैं उनकी हत्या करने में उनकी क्रांति है। उनकी सोच हर समय ये है कि दूसरा धर्म का व्यक्ति यहां रहे नहीं, इसलिए वो उनका जिहाद कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करे, जो धर्म के लिए धर्म के लिए काम करे। उनका धर्म ये कहता है कि वो दूसरे को जो है उनकी बात नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो ये कहता है कि उसको जो है समाप्त कर देना चाहिए। इस्लाम कहता है, ये कुरान कहता है कि उसको काफिर को जो है मार देना चाहिए। जिन शब्दों का इस्तेमाल भारत के क्रांतिकारियों ने किया, आजादी की लड़ाई में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आज उन शब्दों को अवैध और उनको बांटने वाला रूप में चित्रित करें, यही तो भाजपा की राजनीति है। यही तो राजनीति है। मैं तो कहना चाहूंगा कि सावध गरिमा, तुमने साहस दिखाया और भाजपा को आईना दिखाया। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। ऐसा सुनो, अभी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल के एक शब्द की वजह से उत्तराखंड में पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति काफी शोर मचाई हुई है। दरअसल राजनीतिक दलों और लोगों के दबाव के कारण मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों से भी माफी मांगी। उन्होंने, आपको बताते चले कि लेकिन जब उसके बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। बतौर राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि हम सभी भारत माता की संतान हैं और हमें कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अरे नहीं, प्रकार से नहीं होना चाहिए। पहाड़ मैदान, मैंने कहा कि हम भारत माता की संतान है, उसके बाद हम उत्तराखंड के वासी हैं। इस तरह से देवभूमि में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए और किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और जिसने भी किया, जिसने भी गलती की, जिसने भी गालियां दी, वो एक्सेप्ट करे। और उन्होंने, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक्सेप्ट कर ही लिया, अब तो इस्तीफा ही दे दिया है। कुल मिलाकर के इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम क्या आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो हमारे बाद के जो लोग होंगे उनको किस तरह से हम कहेंगे और किस तरह से हम बांटना चाहेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। पहाड़ वर्सेज मैदान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। अरे नहीं, हल्द्वानी के सोवन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। अस्पताल के बाल रोग विभाग के बेड पर बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए हैं, जिसमें मरीजों और उनके परिजनों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री के सचिव एवं कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने खुद बेड पर कॉकरोच रेंगते हुए देखे, जिससे वे बेहद नाराज हुए हैं। मुझे कुछ पेशेंट्स ने जो कि बच्चा वार्ड में एडमिट थे, उनके बच्चे भी वहां पे एडमिट थे, वहां से फोन किया गया कि यहाँ पे बेड्स में बहुत जगहों पर बड़ी संख्या में कॉकरोचेस हैं और जिसपे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए मैं यहाँ पे आया था और मैंने जो पाया कि ये शिकायत एकदम सही थी। कई कॉकरोच, बल्कि 50-100 से भी ऊपर जो हमारे गद्दों पे वो पाए गए।
यहाँ पे जब पूछा गया कि इसका क्या कारण है सीएमएस साहब से, तो इनका कहना है कि 1 तारीख से इनको पता है कि कॉकरोच यहाँ पे हैं, लेकिन आपने विजिट नहीं किया। मौके पे जब दवाई के बिल मांगे गए एंटी कॉकरोच के, तो कोई बिल्स भी यहाँ पे नहीं है। इनका कहना है बाजार से इन्होंने खरीद लिए थे लेकिन बिल नहीं है। दवाई देखने पे पता चला वो फ्लाइज को लेकर और मच्छरों को लेकर दवाई हो सकता है, सही दवाई हो भी ना। कई तरह के प्रोफेशनल पेस्ट मैनेजर्स हल्द्वानी में मौजूद हैं, उनकी सेवाएं लेनी चाहिए कि अस्पताल के अंदर कॉकरोच हैं, कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, छोटे बच्चे वहां पे हैं। आई थिंक इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए। इसमें स्पष्टीकरण मैं अधिकारियों का प्राप्त कर रहा हूं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से 4 धाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने और 4 धाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल माह में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 4 धाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग और USDMA के स्तर पर लगातार कार्य किया जा रहा है। कि उत्तराखंड आपदा की जिससे बड़ा ही संवेदनशील राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार आपदा के प्रत्येक पहलू पर दृष्टि बनाए रखी जाती है। लगातार निर्देश मिलते रहते हैं हम लोगों को, और आपदा के लिए अभी हम लोग मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं 4 धाम यात्रा के लिए। उसके अलावा सभी जनपदों को आपदा से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। धनराशि हम पर्याप्त धनराशि लगभग 600 करोड़ के आसपास धनराशि हमने जनपदों को रिलीज किया था इस वित्तीय वर्ष में। अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी अप्रैल में हम धनराशि निर्गत करेंगे जनपदों को। जो भी उपकरण उनको चाहिए, सारे प्रकार के उपकरण उनको खरीदने के लिए कहे गए हैं कि अपनी आवश्यकता को देखते हुए कैपेसिटी बिल्डिंग मद से अपने लिए आवश्यक मात्रा में उपकरण खरीद लें। चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए आपको बताते चलें कि टैक्सी संगठन लगातार शासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहा है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने बताया कि उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि उत्तराखंड के टैक्सी मैक्सी के लिए 4 धाम रजिस्ट्रेशन सेम की जाए और लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि विगत कुछ सालों से 4 धाम में बाहरी प्रदेशों की गाड़ियां धड़ल्ले से जा रही हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से मांग कर रहा हूं कि जो उत्तराखंड की गाड़ियों को छोड़ के अन्य राज्यों की जितने भी गाड़ियां आएंगी उनको 15 दिन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो दिया जाए, ताकि यहाँ पे हमारे लोकल लोगों को रोजगार ज्यादा मिले। क्योंकि बाहर की गाड़ियां जो अपने यात्री लेके आए तो यहाँ से अपना यात्री की 4 धाम यात्रा करा के वापस चले जाए, यहाँ पे न रुके। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि हरिद्वार में अपना ठिकाना बना देते हैं पूरे 6 महीने और यहीं से वो 4 धाम यात्रा बराबर जाते रहते हैं। और उनकी अधिक संख्या होने के कारण हमारे जो लोकल गाड़ी ट्रांसपोर्टर है उत्तराखंड के, उन लोगों को रोजगार कम मिलता है और मिल ही नहीं पाता, उनको बड़ी समस्या रहती है। पिछले कुछ समय से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जम्मू कश्मीर में काम कर रहे यति परमात्मा नंद गिरी ने जिहादियों के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ने का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर दौरे से वापस लौटे यति परमानंद गिरी ने कहा कि आज धर्म युद्ध लड़ने का समय आ गया है, क्योंकि कश्मीर में हिंदुओं पर जिस प्रकार से सरेआम अत्याचार हो रहा उससे हिंदुओं के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर और कश्मीर तो हमारे हाथ से निकल चुका है। हमारे पास हिंदुओं की वहां पर पूरे स्टेट में एक जो अंतिम शरण स्थली बची है वो जम्मू है, और वो भी जिस तरह मुसलमानों की वहां पर जनसंख्या बढ़ रही है बहुत जल्दी वो भी हिंदुओं के हाथ से निकलने वाला है। तो हमारे गुरुजी का आदेश हुआ कि हम जम्मू में जाकर के वहां के हिंदुओं को जागृत करने का प्रयास करें। तो उसी दिशा में हम उन जिहादियों के मध्य में जाकर के उनकी छाती पर
हम वहां पर हिंदुओं को जगाने का और खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से आज वहां पर बहुत सारे हिंदुओं को हमने खड़ा किया है। देहरादून में सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी। देहरादून नगर निगम फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेगा। दरअसल शहर को 5 जोन में बांटा जाएगा, जिस पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी। शहर के चौक पर ठेली लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सड़कों पर लगी ठेली रेहड़ी के कारण एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि जगह जगह देहरादून के वार्डों में भी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही एनफोर्समेंट टीम भी अतिक्रमण को हटाने पर काम करेगी। पांच जोन पहले से ही हैं नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रीसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है नवनिर्वाचित बोर्ड की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो जेब्रा फोर्स पहले कार्य करती थी अतिक्रमण हटाने का, उसी को जोनल स्तर पर डेवलप करते हुए, यानी कि जोनल जेब्रा फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ विभिन्न वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। इसका भी प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा पास किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में आत्मा योजना अध्यक्ष मुख्तियार सिंह घुमन सहित क्षेत्र के दूरदराज के अनेक गांव से पहुंचे किसानों ने जसपुर नगर की तहसील कार्यालय पहुंचकर उत्तराखंड सीएम के नाम पर तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार भुवन चंद आर्य को आगामी 9 मांगों को लेकर एक मांग पत्र दिया है। पत्र है जो भारतीय किसान यूनियन द्वारा तैयार करके नायब तहसीलदार के माध्यम से, तहसीलदार साहब के माध्यम से दिया गया। तहसीलदार की उपस्थिति नहीं है तो दिया गया है और सरकार से मांग की गई है इन पर गौर किया जाए। मांग पत्र हम हर बार देते हैं पर गौर नहीं किया जाता है। और किसान पेंशन भी इसमें है, जानवरों का इसमें जो फसल का नुकसान है वो इसमें ही है, और जो मौके की गेहूं की खरीद है इसमें है, गन्ना पेमेंट का बकाया इसमें है, और किसानों के जो बिजली ट्यूबवेल मुफ्त देने की बिजली है और अन्य प्रश्नों की तरह ये मांग की गई है। उम्मीद करते हैं सरकार देगी, ना देगी तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए दरी बिछा कर बैठने के लिए बाध्य होंगे। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इन पर गौर करे, और उम्मीद है गौर किया जाएगा, ना किया जाएगा तो हमारी मांग जारी रहेगी। जायज है जिसके संबंध में उच्च स्तर पर ये कार्रवाई होने अपेक्षित है, तो ये हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भेज। देहरादून के एन मैरी स्कूल प्रशासन पर नियम तोड़ने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक स्कूल ने नियम के विरुद्ध 35% से ज्यादा बच्चों की फीस की बढ़ोतरी कर दी है। इसके चलते अभिभावक आक्रोशित हैं। हजारों की संख्या में अभिभावक स्कूल प्रशासन से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बातचीत करने के बजाय स्कूल के गेट बंद कर बाउंसर तैनात कर दिए हैं। इससे अभिभावक काफी ज्यादा गुस्से में हैं और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा भी किया है। फार्म के पास में ये रोड जाए दुर्घटना कल हो चुकी थी। तो छोटा हाथी बता रहे हैं जो वहाँ जो अपने रिक्शा के छोटा हाथी से दार्जिलिंग की तरफ से आ रहा था, एक टुकटुक था, वो सवारी होता था किनारे। छोटा हाथी ने पहले टुकटुक को हिट किया, टुकटुक उछल करके डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल आ रही थी, 2 भाई उसमें थे, तो वो टुकटुक टकराया मोटरसाइकिल वाले से, उसमें एक की डेथ हो गई है, एक घायल है। टुकटुक में 4 सवारियां थी, वो घायल हैं, उनको भी हॉस्पिटल भिजवा दिया है। दूसरी घटना दरूद चौक के पास की है, डंपर है, तो पति पत्नी अब उनकी शिनाख्त हुई है, शांतिपुरी के हैं संभवतः। चक्कर में और भी प्रॉब्लम्स है, बट आज हमारा मेन मुद्दा फीस का ही है, और ये जो इन्होंने फाइन लगा रखे हैं हमारे बच्चों के लेट फीस के ऊपर।
देखो मेरी बेटी 10th में है और एक 2nd क्लास में है। जो फीस है हाई कोई वो एक अलग चीज है, 6,000 भर रही हूँ मैं, और उसके बाद पर सब्जेक्ट में ट्यूशन फी दे रही हूँ जो 7,000 के अप्रॉक्स चली गई। 13,000 में दे रही हूँ एक बच्चे का, दूसरे का मैं दे रही हूँ 5 + 3,000, तो 8 में एक का दे रही हूँ। मतलब 25 से 30 हज़ार मैं दोनों बच्चों पे लगा रही है। एवरेज फैमिली की जो तनख्वाह जो सैलरीज होती है 30,000 35,000, मतलब हम सारा बच्चों के ऊपर ही लगा दे। फिर बुक्स अलग, कुछ और अलग, एक्स्ट्रा स्टेशनरी, ये वो और चीजें, मतलब नहीं भैया मांग यहाँ पर ये है हमारी। एक तो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फी इंक्रीज की है, जिसके लिए ये स्कूल इतना लायबल नहीं है फीस लेने की। ऐसी कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है जिसके एवज में हम ये फीस इनको प्रोवाइड करें, पहले थे। दूसरे, यहाँ पर जितने भी ये सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं पीछे, हमने अपने बच्चों का 2021-22 में एडमिशन करवाया था 54,000 में। आज की डेट में एडमिशन फीस कर दी है 79,000 विद इन 3 ईयर्स। 3 फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 60-70% रेशो इन्होंने इंक्रीज किया है। उसके एवज में ना कोई यहाँ पे स्पेशल एक्टिविटीज है, ना टीचर्स का बिहेवियर लीनियंट हो रहा है बच्चों के साथ। लास्ट मोमेंट में इतना सिलेबस खींचते हैं कि पेरेंट्स अननेसेसरी ट्यूशंस के लिए जाना पड़ता है। ये सारी थिंग्स पिछले 1 साल में हुई है। 18 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जब से ये नया मैनेजमेंट आया है तब से मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम, सारे सीनियर टीचर यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, सारे सीनियर टीचर। बच्चा मतलब फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स की टीचर नहीं है, तो बताओ हम बच्चों को अपने कैसे पढ़ेंगे। इंटर में बच्चा है तो कैसे पढ़ेगा वो। फीस को लेके क्या इशू आ रहे हैं? फीस को लेके ये इन्होंने मतलब हर साल फीस बढ़ती है, इतनी थोड़ी बढ़ती है, 30% बढ़ा दी है फीस। इंसान कैसे करेगा बच्चों को, कैसे पढ़ाएगा अपने दोनों बच्चों को यहाँ पे स्कूल में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर नमाज के वक्त मुस्लिम समुदाय के लोग काली पट्टी बांधकर पहुंचे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से गुजारिश की है कि वे वक्फ संशोधन बिल के विरोध में नमाज के लिए अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधें। इस बिल के खिलाफ मुसलमानों से आपको बताते चलिए कि राय दर्ज कराने का अभियान भी छेड़ा गया। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ओर से एक लेटर में इस संबंध में जानकारी भी दी गई है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर यहाँ आप सब लोगों को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने काली पट्टी बांध रखी है। ये काली पट्टी अपने गम और गुस्से का इजहार है और एहतजाज का इजहार है। जिस तरह से हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल ला रही है और वक्फ तरमीमी बिल लाकर हुकूमत कहीं ना कहीं मुसलमानों की औकाफ यानी उनके मस्जिदें, मदरसे और इसी का एहतजाज है, खामोशी का एहतजाज है। लोकतंत्र में खामोशी के एहतजाज से बेहतर कोई एहतजाज नहीं होता। आपको बताते चलें कि मुस्लिमों से राय दर्ज कराने का अभियान भी जारी किया गया है, जहां पर काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समुदाय बैठे हुए थे और इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से हैं, जहां पर पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात की गई। वक्फ संशोधन बिल पर तमाम तरह के अभियान जो हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। अब इस दौरान मुस्लिमों से भी उनकी राय ली जा रही है और वहीं वक्फ संशोधन का विरोध करने के लिए सड़कों पर बैठ गए हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।